अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिलकश्ता टॉक। आज हम बात करने वाले हैं मियाँ बीवी से माँ बाप तक के ट्रांजिशन के बारे में। इस बारे में हमारे से बात करने के लिए मौजूद हैं दाहीम दीन, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दाहीम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू डूइंग? आई एम वेल, थैंक यू। ठीक है दाहीम, हम बहुत सी चीज़ों के बारे में पहले बात कर चुके हैं। हमने शादी के बारे में बात कर ली, हमने ट्रांजिशन के बारे में बात कर ली। मियाँ बीवी से माँ बाप बनने का एक और बहुत बड़ी ट्रांजिशन है और शायद हमारी सोसाइटी में इसको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता, क्योंकि तो सभी जिस तरह कहा जाता है कि सभी लड़कियां सभी घर संभालती हैं, सभी उसी तरह कहते हैं सभी औरतें बच्चे पैदा करती हैं और वही संभालती हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें आई थिंक जिन पे प्रेस करना चाहिए, ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जो हस्बैंड वाइफ को एक बच्चा प्लान करने से पहले या इफ़ दे आर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग तो वो बातें करनी चाहिए? नून, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि इसके ऊपर एक एक्सपेक्टेड सी चीज़ है कि शादी होगी तो अब नेक्स्ट बच्चे होंगे, जो शायद एक नेचुरल ग्राफ भी है, मगर उसके दरमियान में इसको चॉइस की तरह नहीं लिया जाता, उसको एक बस मैंडेटरी सी चीज़ है। तो जब आप कहते हो कि कोई कॉन्वर्सेशंस होती हैं उसके बारे में, क्या हो सकती हैं, क्या कहा जा सकता है, कॉन्वर्सेशंस तो होती नहीं है ना। बच्चे शादी होगी तो फिर बच्चा करना है नेक्स्ट, और अगर साल गुजर गया बच्चा नहीं हुआ तो फिर क्यों नहीं हुआ, दैट्स द कॉन्वर्सेशन, उसके अलावा कोई नहीं। मगर ऑब्वियसली ये ट्रांजिशन है, इसके साथ बहुत से चेंजेस हैं, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी शिफ्ट है। आप एक बिल्कुल दो लोगों के से आप एक कपल से आप एक फैमिली को शिफ्ट कर रहे हो। उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बदल रही हैं, उसमें आपके फाइनेंशियल बदल रहे हैं, उसमें आपकी टाइम कमिटमेंट बदल रही है, उसमें आपका जो आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं। मगर वो जैसा आपने कहा कि हमारे कल्चरली वो बात नहीं होती है। एक एक्सपेक्टेशन है कि शादी हुई और साल के अंदर अंदर आप you'll conceive and you'll have a baby है। और अक्सर इस तरह भी होता है कि आई थिंक मैंने पूछा अपने सर्कल में और लोगों से कि वाई इस तरह होता है, हमारी सोसाइटी में इस तरह क्यों होता है कि शादी के पहले 2 साल में ही बच्चा हो जाता है, या बहुत एक प्रेशर होता है सोसाइटी की तरफ से कि जल्दी बच्चा करने के लिए। जैसे ही शादी होती है, आई हैव सेड दिस बिफोर, कि जैसे ही शादी होती है सबको खुशखबरी की पड़ जाती है, तो वो एक प्रेशर बिल्ड करती है। और अक्सर लड़कियों ने ये भी कहा कि दे फील कि बच्चा करने से उनका जो बॉन्ड है विद द हस्बैंड वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पर पर्सनली आई थिंक ये ऐसे नहीं कि आपने बांध दिया उसको ज़बरदस्ती। हाँ, जिस आप अच्छा, सो पाकिस्तान में ना अगर आप मुझसे किसी से आप पूछो ना कि आपने बच्चे क्यों पैदा करने हैं, तो कोई अपना पर्सनल रीज़न नहीं देगा कि उनने इसके बारे में सोचा है, बात की है, नाउ देयर रेडी, वो अपने करियर्स में एक सर्टन पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, या अपनी अंडरस्टैंडिंग में, कंपैटिबिलिटी में एक सर्टन पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। ऐसा जवाब नहीं आएगा। विमेन, उनके लिए एक सिक्योरिटी है कि अब उनके बच्चे हो गए हैं, तो अब जो है ना उनकी पोजीशन इन लॉज में सिक्योर हो गई है। और कई दफ़ा जिस तरह 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ या बच्चा किया नहीं और इश्यूज़ हो रहे हैं, तो बच्चा पैदा कर लो तो एक सोल्यूशन, शादी बेहतर हो जाएगी। और अभी कुछ अर्सा गुजरा है तो फिर सारे जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो पूछना शुरू हो जाएगी कि गुड न्यूज़ कब आ रही है। सो दीज आर मोर द फैक्टर्स एक्चुअली जो रीजंस बन जाते हैं टू हैव चिल्ड्रन दैन रियली द रेडीनेस टू हैव चिल्ड्रन। तो उसके बारे में बहुत कम, वैसे अब ट्रेंड बदल रहा है, बट मेजॉरिटी पाकिस्तान में अभी भी जो हमारी आवाम है वो यही है कि मतलब मेरी जगह सिक्योर हो जाएगी, मेरी पोजीशन बेहतर हो जाएगी, मुझे पहचानेंगे बेहतर, मेरी बात बेहतर मानी जाएगी, और बच्चों में अगर लड़का हो जाए तो फिर तो वारे नहीं आ रहे, वो तो बहुत ही अमेजिंग हो गया ना। एक बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात की कि बाय चॉइस बच्चा नहीं किया, और ये चीज़ फैमिली नहीं अंडरस्टैंड करती। एक्सटेंडेड फैमिली तो बहुत दूर की बात है, आपके अपने पेरेंट्स ने ही इस चीज़ को समझते कि अगर 2 हस्बैंड वाइफ दे सेइंग दे आर नॉट रेडी फॉर इट, और वो बाय चॉइस बच्चा नहीं कर रहे, तो इसको हाउ डू यू कन्वे टू योर पेरेंट्स? दैट्स अ डिफिकल्ट वन। तो आप देखिए उस जनरेशन से बात कर रहे हैं जिनने तो ये सवाल ही नहीं उठाया, तो आप उनसे उस जनरेशन से आप बात करेंगे जी वी आर नॉट रेडी, तो जवाब आएगा बच्चा पैदा करने का कोई टाइम नहीं होता। आप कभी भी रेडी नहीं होंगे, तो जब बच्चा आ जाएगा फिर आप रेडी हो जाएंगे। There's some wisdom in it, to be honest, because you can actually
आपको पता नहीं आप सोचते हो कि बच्चा पैदा होगा और बड़ा काम होगा, मतलब बहुत से अगर कोई कपल ये कॉन्वर्सेशन कर भी रहा है ना, बट रियली टू एक्सपीरियंस दैट you can't experience it. So there's some wisdom in it, but I think इस स्टेटमेंट से ना कि जब तक बच्चा आएगा नहीं आपको मतलब आपको पता नहीं चलेगा, उससे वो कॉन्वर्सेशंस भी ख़त्म हो जाती हैं, वो अंडरस्टैंडिंग भी ख़त्म हो जाती है कि आपके औलाद आपको क्या रही है, कि वो रेडीनेस क्यों नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियली दे आर नॉट रेडी, और दे हैव गोल्स इन विच दे कैन नॉट टेक आउट टाइम इनके वो बच्चों को अपने उस तरह से पाल सकें जिस तरह वो चाहते हैं. तो a lot of times पेरेंट्स अपने जो उनका एक तरीका है चलने का कि पैदा कर लो, इट विल ऑल गेट सॉर्टेड आउट. ठीक है. अच्छा, चलें, अब डिसाइड कर लिया, हो गया, प्लान की प्रेगनेंसी या अनप्लान्ड हो गई, एंड नाउ देर एक्सपेक्टिंग द चाइल्ड इज ऑन द वे, एंड देर आर रियली सीरियस कॉन्वर्जेशंस दैट यू नीड टू हैव. जैसे कि आप लड़की जो बच्चा होने के बाद टाइम अपनी मदर के साथ स्पेंड करेगी, या वो जो चिला कहते हैं जिसको, वो वहाँ गुजारेगी, फाइनेंसेस किस तरह के होंगे, कैसे हस्बैंड वाइफ टाइम डिवाइड करेंगे, ये सारी चीज़ों में और क्या आपको कपल को आपस में बात करनी चाहिए कि जो चेंजेस आएंगे उनके रोल्स में, वो किस तरह आपस में कम्युनिकेट करें कपल्स. अच्छा, कैसे आपस में कम्युनिकेट करें. आई थिंक पहले तो यही बात कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए कि क्या मतलब बच्चा पैदा करना क्यों है, क्यों करना है, वाई डू यू वांट टू हैव अ किड. आप अपने आर यू रेडी टू एक्चुअली मतलब एक्सटेंड योर सेल्फ, बिकॉज बच्चा पैदा करना है कि आप ह्यूमन ला रहे हो ना इस दुनिया में. आपकी मोटिवेशन क्या है. तो आई थिंक सबसे बड़ी कॉन्वर्सेशन तो यही है कि आप वाई आर यू रेडी, like why do you want to have a child. I think सबसे बड़ी conversation ये है. उसके बाद जो changes आने हैं उनके बारे में ज़रूर डेफिनेटली बात करनी चाहिए कि आइडेंटिटी शिफ्ट है, टाइम डिवाइड हो जाएगा, फाइनेंसेस में राइट अवे तो नहीं मगर एट सम पॉइंट डेंट आता है. आपकी टाइम डिवीज़न, सोशलाइजेशन, ये सब चीज़ें जो हैं बदल जाएंगी. इन सब के ऊपर बात होनी चाहिए, कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए. आई थिंक कपल्स ना इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं और फिर उनको ये फेस करना पड़ता है. जिस तरह अभी आप छले की बात कर रहे थे, हमारे कल्चर में ना एक ट्रेंड है कि बच्चा पैदा हुआ और ये अंडरस्टूड है कि लड़की ने जाना है अपने वालिदैन के घर. तो वो शुरू का जो 6 वीक्स का टाइम है, जिसमें 6 to कह लो 8 वीक्स का टाइम, वो अपने मियाँ से दूर है और उसका मियाँ वो विटनेस ही नहीं कर सकता कि वो किस चीज़ से गुजर रही है. तो आप दोनों फ्रॉम हस्बैंड एंड वाइफ टू पेरेंट्स बन गए, मदर एंड फादर बन गए, मगर आपने प्रोसेस विटनेस नहीं किया एक दूसरे का. मतलब स्पेशली मैं कहूँगी कि लड़का जो है वो आई थिंक मारा जाता है इस बात पे कि वो विटनेस ही नहीं कर सकता कि उसकी बीवी किस चीज़ से शुरू में गुजर रही है. और कई दफ़ा नूर ये होता है कि यही चीज़ एक ट्रेंड बन जाती है कि लड़के को वो पार्टिसिपेशन जो है ना लड़के की बच्चे के साथ तब आती है जब बच्चा बाप को रिकग्नाइज़ करना शुरू करता है. तो जब इंगेजमेंट होना शुरू होती है ना, तो तब बाप की पार्टिसिपेशन बेहतर हो जाती है. उससे पहले वही ट्रेंड चलता आता है कि माँ बच्चे को पाल रही है. और नहीं, आई थिंक इसमें भी जो रिजेंटमेंट लड़की की तरफ, या आप जिसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी हम कहते हैं, उसको ये कहीं ना कहीं फ़ील होने लग जाता है कि या तो सिर्फ मेरी तो अब वैल्यू नहीं है, बच्चा है तो मैं हूँ, बच्चे की वैल्यू है, या बच्चे के बारे में ही सारे पूछें. ऑल्सो शी डजंट लाइक द वे शी लुक्स, शी डजंट लाइक द वे शी फील्स, बिकॉज शी इज़ सो एग्जॉस्टेड अकेले संभालने से, और उसको ये लगता है कि बस सिर्फ बच्चा पैदा करके छोड़ दिया हमने. तो वो ये चीज़ आप अपने हस्बैंड को, क्योंकि और लड़की फिर इसको कम्युनिकेट भी नहीं करती, इस चीज़ को बताती भी नहीं अक्सर, यही क्योंकि आपको सब कहेंगे कि तो सब ने किया है, सब ने बच्चे पाले हैं, तो वो कम्युनिकेट नहीं करती. और आई थिंक ये रूट कॉज बनती है कि मसला कुछ और है और झगड़े किसी और बात पे हो रहे हैं. तो इन चीज़ों को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है? देखो, पोस्टमार्टम ये वही बात है ना जो हम कर रहे हैं कि एक कपल जो है वो एक पेरेंटहुड की तरफ जा रहा है, तो बहुत से चेंजेस आएंगे. तो इंडिविजुअल लेवल पे ये एक चेंज है ना कि औरत की बॉडी बदल रही है,
उसको हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं. मतलब एक बच्चा 9 महीने आप अपने पहले यू कीप इट इन योर टमी, वो ग्रो करता है, आपकी बॉडी के चेंजेस आते हैं, देन यू गिव बर्थ, उसके बाद आपकी बॉडी वापस जाती है. उसमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत दफ़ा औरतों को होता है. तो ये जितने चेंजेस हैं, ये ऑब्वियसली जब तक आप इससे गुजरोगे नहीं आपको इनकी इंटेंसिटी नहीं पता चलेगी. मगर मियाँ बीवी आपस में इसके ऊपर बात भी नहीं करते. while you're pregnant, ये ज़रूर होता है कि you don't feel attractive. जब आप जिस तरह 6th या 7th मंथ में हो तो आप अट्रैक्टिव नहीं फील कर रहे बिल्कुल भी, बिकॉज ये आपका बम्प है और आप को कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं. यू डोंट फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, यू डोंट फील अट्रैक्टिव अबाउट योर सेल्फ कई दफ़ा. और फिर वही बात है ना कि वो बात आपस में अगर कपल नहीं करेगा तो फिर वो जिस तरह कहीं और निकलेगी रिजेंटमेंट. वो तंगी जो आप खुद फील कर रहे हो अपने अंदर, वो किसी और बात पे लड़ाई निकल आएगी. तो जो इंडिविजुअल लेवल पे औरत के चेंजेस आ रहे होते हैं, आई थिंक एक तो इस पे अवेयरनेस बहुत बिल्ड करनी चाहिए. वैसे भी जनरली मीडिया में होना चाहिए. जब लड़कियां कंसीव करती हैं तो जिस तरह बड़ी उम्र की औरतें घर में, उनको बात करनी चाहिए लड़कियों से. और फिर लड़की और लड़के को आपस में भी डिस्कस करना चाहिए. और ख़ास तौर पे अगर लड़की ये फील कर रही है, क्योंकि ये बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है, ये लड़के को नहीं है. जब तक आप उसको बताओगे नहीं, उसको नहीं समझ आएगा. और ये सोच लेना कि उसको खुद ही समझ आ जाना चाहिए, आई थिंक ये ज़्यादती है लड़के के साथ. तो इंडिविजुअल चेंजेस आते हैं, फिर एज अ कपल बहुत चेंजेस आते हैं. जैसा मैंने पहले बात की 6 वीक्स ठेले की, उसमें जब लड़की चली जाती है तो हस्बैंड तो फ्री है. हाँ देखो, देयर यू गो. सो यू आर सेइंग हस्बैंड फ्री है. एक्चुअली हस्बैंड नहीं फ्री है. उसको यही तो बात है. उस लड़की का जो है ना ऑब्वियस होता है चेंज. लड़के का एज अ प्रोवाइडर एंड एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ फाइनेंशियल प्रोवाइडर, वो नज़र नहीं आता किसी को. तो और वो बोलता भी नहीं है, बिकॉज उसको भी वो इतना पक्का टास्क दिया गया है ना, और लड़की को भी इतना पक्का टास्क दिया गया है कि भाई तुमने रातों को उठना है और तुमने बच्चे को संभालना है, कि वो आपस में फिर बात नहीं हो रही है. बट दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग कि तुम्हारी तो ज़िंदगी बदली नहीं है. और श्योर उसका एक एस्पेक्ट नहीं बदला क्योंकि वो लड़की के साथ ही नहीं है. तो आप एज फ्रॉम अ कपल व्हेन यू स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, आप हर चीज़ इकट्ठे कर रहे हो, देन यू गिव बर्थ एंड देन यू गो अवे. आप 6 हफ्ते के लिए 8 हफ्ते के लिए गायब हो गए. आप जाते हो, लड़का जाता है, डिनर कर लेता है, थोड़ी देर बच्चे के साथ खेलता है, वापस आ जाता है. उसको तो नहीं पता माँ किस चीज़ से गुजर रही है. तो वो टाइम इकट्ठे होना चाहिए. एक्चुअली सपोर्ट इज़ नॉट बैड, पेरेंट्स की, इन लॉज की सपोर्ट होनी चाहिए, मगर वो मियाँ बीवी का टाइम इकट्ठे होना चाहिए. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम एज पेरेंट्स टू बॉन्ड एंड एज अ कपल टू बॉन्ड. और ये एक्सपेक्टेशन बड़ी अनरियलिस्टिक है कि लड़के को खुद ही समझ आ जाएगी कि वो यूनिक एक्सपीरियंस जिससे औरत गुजर रही है वो क्या होगा. एंड डोंट यू थिंक कि हमारी सोसाइटी में, एज यू सेड बिफोर, लड़के दे आर रेज्ड एज किंग्स. तो जब बच्चे हो जाते हैं तो इट्स लाइक हस्बैंड भी एक्सपेक्ट करता है कि अच्छा ये जो पेरेंटिंग वाला या ब्रॉटअप है या केयर टेक जो भी उसकी करनी है बच्चे की, वो माँ की ही जिम्मेदारी है. और वो फिर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते. लेट्स से अगर बच्चा रात में 6 बार उठता है एवरी 2 आवर्स, तो द मदर इज़ ऑलरेडी वेरी एग्जॉस्टेड बिकॉज शी इज़ नर्सिंग, और बच्चे को हर वक्त बच्चा उल्टी कर रहा है, कभी इधर से कभी क्या हो रहा है. तो वहाँ पे फादर को भी चाहिए कि वो अपना बॉन्ड, नॉट बिकॉज के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करे, लेकिन एक बच्चे से बॉन्ड, एक न्यू बॉर्न के लिए द टच इज़ एवरीथिंग. तो उसको टच फील, आप हमारी सोसाइटी में ये नहीं होता. जो फादर है वो बच्चे की बहुत कम ख्याल रख रहा होता है, या तो ये होता है कि बहुत ऑपोजिट होता है, या तो सिर्फ फादर ख्याल कर रहा होता है, या ये होता है कि वो बस बेचारी माँ वहाँ पे उजड़े बाल और सारे. नहीं, बट मैं ये शुरू में जब मैं बात कर रही थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिवीज़न या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपकी तरफ आनी है उनकी कॉन्वर्सेशन एक ज़रूरी कॉन्वर्सेशन, स्पेशली इस ज़माने में जब वर्किंग कपल्स हैं, दोनों मियाँ बीवी, मेजॉरिटी एक स्ट्रैटा है जो काम कर रहे हैं. तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है होना कि मतलब रातों को उठना 12 से 3 बजे, 3 से 6, डाइपर चेंज, दूध बना के देना,
यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी बात होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आप जब कहते हो कि हमारे यहाँ पे यू नो कल्चरली लड़के आर रेज लाइक दैट, वो बात भी आपकी ठीक है। इसीलिए तो यू नो ये ट्रांजिशन जो है फिर मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यू नो 60 देयर इज़ अ इंस्टीट्यूट, गॉटमैन इंस्टीट्यूट, उनकी रिसर्च है कि 70% ऑफ कपल्स पहले 3 साल में ना उनकी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप डिक्लाइन कर जाता है जब बच्चे पैदा होते हैं। तो फर्स्ट 3 years ऑफ पेरेंटहुड देयर रिलेशनशिप डिक्लाइन, बिकॉज जब बच्चा आता है तो वो एक रिलेशनशिप के ऊपर एक इम्पैक्ट लेके आता है। तो वो इम्पैक्ट जो है, जिस तरह अब आप कह रहे हो कि माँ के बाल उजड़े हुए हैं और कुछ समझ नहीं आ रही, नींद पूरी डिप्राइव्ड है, आदमी को पता नहीं चल रहा, माँ को चाहिए बोले, ऑब्वियसली लड़के को भी चाहिए देखे, यू नो। और ये सब कुछ होने से पहले ही ये बात डिस्कस हो जानी चाहिए। उससे एटलीस्ट यू आर समवेयर मेंटली रेडी कि व्हाट आर यू कमिटिंग टू। यू आर कमिटिंग टू कि रात को बच्चा उठेगा और तुम उठ के डायपर चेंज करोगे। देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स यू नो मदर्स कम इन एंड दे से कि ही इज स्नोरिंग, यू नो, एंड द हस्बैंड सेज कि भाई तुम मुझे उठा देती, मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया, मैंने ना नहीं किया काम से, मगर तुम मुझे उठा देती। सो डू यू सी द एक्सचेंज कि कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही। एग्जैक्टली। तो और एक और चीज़ कि यू नो हाउ पेरेंटहुड, एक कपल पेरेंटहुड लेता है इज़ ऑल्सो डिटर्मिन्ड बाय कि उनका रिलेशनशिप इनिशियली कैसा था। अगर उनका रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन है तो देयर चांसेस ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप एंड मैरिटल सेटिस्फैक्शन बीइंग बेटर इज़ हायर दैन अगर रिलेशनशिप में पहले ही ये चीज़ें लैक कर रही हैं। ऑल्सो एक और चीज़ भी ये रीज़न हो सकता है, और मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये चीज़ पढ़ी भी है कि women are like right after they've given birth, तो उनका libido is dead. They don't want to get intimate with their partners, और उनको is like अच्छा बस दूर रहो, और husband doesn't understand that. तो ये एक तो ये कि क्यों है, आई थिंक ये भी एक सवाल है कि why is that, और एक इस चीज़ को कम्युनिकेट, क्योंकि एक बहुत इसको कह लें आप शर्म मियाँ बीवी होने के बावजूद एक किस तरह का है ना कि वो कुछ चीज़ों में इनिशिएट नहीं करते कॉन्वर्जेशन, लड़कियाँ स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंटीमेसी। तो उनको लगता है कि शायद हम बात करेंगे तो हम बहुत बेबाक बेहया टाइप लगेंगे, तो वो उसको कैसे कम्युनिकेट करें। इंटीमेसी का कंसर्न है, ये कपल गुजरता है इसमें से। जब आप पेरेंट्स बनते हो, आप इसको इस तरह देखो ना कि आपने कहा कि ये क्यों होता है। एक औरत एक इतने हार्मोनल चेंजेस से गुजर रही है, देन यू नो शी इज़ गोइंग टू हैव हर मेंस्ट्रुअल साइकिल गो ऑन फॉर 6 weeks, ठीक। उसकी बॉडी में से एक पूरा ह्यूमन बीइंग निकला है, उसका यूट्रस वापस जा रहा है, यू नो हर बोन्स हैव एक्सपैंडेड, दे आर गोइंग बैक, हर हार्मोन्स आर गोइंग अप एंड डाउन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है, फिज़िकल एग्जॉशन, लिबिडो का बहुत मेंटल स्टेट से ताल्लुक़ है। तो अगर ये सब चीज़ों से एक औरत गुजर रही है तो उसकी लिबिडो ना होना या बहुत कम होना कोई अनयूजुअल बात नहीं है, बिल्कुल कोई अनयूजुअल बात नहीं है। और ये लड़कों को समझना चाहिए, ये हस्बैंड्स को समझना चाहिए। मगर मैं फिर कहती हूँ कि आई थिंक ये जो हमारा 6 weeks का 6 to 8 weeks और कई दफ़ा 3 months का गैप आ जाता है ना मियाँ बीवी में, इट्स नॉट गुड। एक्चुअली ये सफ़र इनको इकट्ठे शुरू करना चाहिए ताकि लड़के को विजिबिलिटी हो कि वो किस चीज़ से गुजर रही है। क्योंकि और खाली, और फिर मैं ये भी कहूँगी कि खाली ये स्ट्रेस और ये मतलब ये लिबिडो औरत की कम नहीं होती है, बट कई दफ़ा आदमियों की भी हो जाती है, बिकॉज बिकमिंग अ फादर इज़ अ वेरी बिग प्रेशर ऑल्सो ऑफ बीइंग अ प्रोवाइडर। क्योंकि हमारे यू नो माशरे में आदमी का एक ही आइडेंटिटी है, यू नो, वो ये है कि प्रोवाइडर, उसे पैसा कमाना है और उसने फैमिली को सपोर्ट करना है। तो जब बच्चा पैदा हो जाता है और अगर बेटी पैदा हो जाए तो दैट्स अनदर यू नो लेवल विच गेट्स अफेक्टेड। पर नहीं, ये भी आई थिंक दैट्स रियली अनफेयर कि अभी इतने मॉडर्नाइजेशन के बावजूद कि किसी घर में अगर लड़का पैदा होता है तो वो खुशी के लेवल कुछ और ही होता है, लड़की पैदा होती है तो इट्स रियली, एंड स्पेशली दैट कम्स फ्रॉम मदर इन लॉज। मतलब मैंने अक्सर जब मुझे ऐसा कभी, आई डिसएग्री, इट कम्स फ्रॉम मदर्स।
या अपनी माँ भी कह सकती है और मदर इन लॉ भी कह पर पता सकती नहीं है। शायद या तो इतनी इनसिक्योर है औरत इस मौसम में कि उसको लगता है कि अगर लड़का होगा तो मेरी जगह पक्की पक्की होगी, कि आगे वारिस दे दिया तो अब तो मैं कहीं नहीं जा सकती। सो यू नो कंटिन्यूइंग जो हम लिबिडो की बात कर रहे हैं, आई थिंक कपल्स को ना आपस में इस बात को समझना चाहिए कि उनका जो पहले इंटीमेसी का लेवल था वो अफेक्ट होगा, और खाली फ़िज़िकल इंटीमेसी नहीं है, इंटीमेसी और बहुत से तरीके से इस्टेब्लिश की जा सकती है। तो आप थोड़ा सा ये ज़रूर करें कि आप अपना टाइम इकट्ठे स्पेंड करें वन ऑन वन। और चूँकि पाकिस्तान का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो आप बच्चा सुपरविजन में छोड़ सकते हैं। तो आप ज़्यादा नहीं, मतलब एक मील इकट्ठा ले लें, बात करें तो एक दूसरे को देख के बात करें, ज़रूर चेक इन करें कि दिन कैसा गुजरा, क्या किया, कोई एक छोटी ड्रामा कोई इकट्ठा देख लें, कुछ भी एनीथिंग, कोई डिस्कशन कर लें। ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं इंटीमेसी इस्टेब्लिश करने की। जब बच्चा नहीं हुआ था तो ये सब चीज़ें हो रही थी ना, और तो वो चीज़ें कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है, और कॉन्शियसली, क्योंकि बच्चा एक्चुअली हाईजैक कर लेता है उस स्पेस को, तो उसको पहचानना और इस एफर्ट को कंटिन्यू करना कॉन्शियसली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द कपल। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग यू से कि बात करते हुए एक दूसरे की तरफ देखें, आई कॉन्टैक्ट। वैसे आई रिमेंबर आई हर्ड समवन से, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर इट, पर एक्चुअली टच जो है, द फील ऑफ इट से आपको एक वो अपना वाली एकदम से फीलिंग आती है, और वो आपका जो आपने एक वॉल बिल्ड की होती है, इट गोज़ डाउन। तो आई थिंक ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। मैं कपल्स को कहती हूँ, जब उनका वैसे अगर मतलब नॉट नेसेसरीली कि पेरेंटहुड के लिए आए हों, बट अगर इफ़ दे आर लाइक ऑन ऑड्स विद ईच अदर, आई टेल देम कि गिव 20 सेकेंड्स हग। 20 सेकेंड से कम की हग नहीं देनी, यू नो। तो इट इज़ सो लाइक अनकम्फर्टेबल बिकॉज ऑब्वियसली दे आर फाइटिंग, but 20 seconds hug. It takes 20 seconds for your body to register the other body, and then oxytocin, the hormone, the happy hormone, starts releasing. Also, a friend of mine was like, whenever he doesn't understand why he and his wife are fighting, he would just go and hug in between. Okay, और वो वहाँ पे आइस ब्रेक हो जाती है। तो that's also very interesting to say. तो दाहिम हमने भी बात की वर्किंग कपल्स के बारे में। तो वर्किंग कपल्स के लिए ऑब्वियसली पेरेंटहुड काफ़ी डिफरेंट होता है। तो एक कपल जहाँ पे मियाँ बीवी दोनों काम करें, उनको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस कर लेनी चाहिए पहले, कि क्या चेंजेस आएंगे, क्या चीज़ उनको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? पहले तो उनको ये डिस्कस करना चाहिए ना कि जो बच्चे की केयर है, मैटरनिटी लीव के बाद अगर दोनों ने काम पे वापस जाना है तो फिर बेबी की केयर कौन करेगा, और क्या उस पर इत्तेफाक है कि लड़की के पेरेंट्स की तरह छोड़ना है बच्चा या लड़के की पेरेंट्स की तरह छोड़ना है बच्चा। तो थोड़ा सा उसको स्ट्रीमलाइन कर लेना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर दोनों स्पाउसेस काम कर रहे हैं तो दोनों वापस आएंगे तो थके हुए होंगे, और फिर मतलब ऑब्वियसली पहले तो जब आप एज अ कपल थे तब तो आप यू वुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, या एक दूसरे की भी टेक केयर कर ली, बट इट्स ईजियर नाउ यू हैव अ चाइल्ड, अ बेबी, जिसने अपनी टेक केयर नहीं करनी, आपने उसकी करनी है। तो ये फैक्टर करना चाहिए कि वापस आके रिस्पॉन्सिबिलिटी के, अगर स्पेशली अगर आप अकेले रह रहे हो, खाना, डिशेस, डायपर चेंज, बेबी प्ले, ऑल ऑफ दिस, ये क्या कौन कौन करेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिवीज़न जो है उसके ऊपर वर्किंग कपल्स को बात करनी चाहिए, स्पेशली अगर दोनों काम करना चाहते हैं। अगर एक काम करना चाहता है और एक घर पे रहे तो फिर फाइनेंशियल देखना चाहिए कि जो फाइनेंशियल डिक्रीज आएगा उसको कैसे मैनेज करना है। जो कपल, जो स्पाउस घर पे रह रहा है वो रहना चाहता है, उसका करियर में जो पॉज आएगा वो उसके बारे में कैसा फील करता है, करने को आप मतलब एक को यू कैन चूज़ टू स्टे, बट एटलीस्ट ये रिकग्निशन तो ना, वरना ये ना छोटी छोटी चीज़ें रिजेंटमेंट बन जाती हैं कि मतलब मेरा करियर ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारा करियर इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक रिकग्निशन करने से ना चीज़ का शायद वो सोल्यूशन ना निकले कि आप वापस करियर पे चले जाओ, अपने काम पे जो आप चाहते हो, बट एटलीस्ट आप रिकग्निशन है, बात हुई है, देयर इज़ सम प्लान। तो इस तरह की बातें जो है ना वर्किंग कपल्स को वाई व्हेन दे कंसीव और बिफोर इवन व्हेन दे आर प्लानिंग, दे आर थिंकिंग अबाउट इट, करनी चाहिए।
ठीक है। और इससे आप अभी पहले जिस तरह बता रही थी जो आपकी अनकॉन्शियस नीड्स ट्रिगर होती हैं और वो समहाउ बच्चे पे प्रोजेक्ट होती हैं, ये थोड़ा सा I'd like you to explain this. So it's very interesting and it's a bit complex also कि जब आप as an individual now when you give birth to children, first before you give birth, like when you get married, तो आप एक इंटीमेट रिलेशनशिप में आते हैं तो आपकी जो अनकॉन्शियस नीड्स होती है ना वो अपने पार्टनर्स के साथ एक्टिवेट हो जाती हैं। इसी तरह जब आप पेरेंट्स बनते हैं और जब आपके बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत सी ऐसी आपकी अनकॉन्शियस अनमेट नीड्स वो भी ट्रिगर हो जाती हैं, और चूँकि आपको खुद से आपने उन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं होता तो वो फीलिंग्स यू स्टार्ट फीलिंग दोज फीलिंग्स, और कई दफ़ा वो आपके कपल रिलेशनशिप के को इम्पैक्ट करती हैं। जिस तरह द हस्बैंड फीलिंग लेफ्ट आउट एंड फीलिंग रिजेंटफुल टूवर्ड्स द बेबी बट नॉट ऑब्वियसली ओनिंग अप कि वो बेबी की तरफ रिजेंटफुल है, तो वो छोटे छोटे टॉन्ट्स बीवी की तरफ, या द बीवी फीलिंग लेफ्ट आउट because she is doing everything all by herself, and then she feels resentful towards the husband and towards the baby also. But ये change तो आना ही है ना, और ये जो resentment आप feel कर रहे हो बच्चे की तरफ, बच्चा एक trigger बना है, so इसको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि like what is it, why am I feeling so resentful towards the baby, और मैं इतना alone, isolation, abandoned क्यों फील कर रहा हूँ या मैं क्यों फील कर रही हूँ। तो अनकॉन्शियसली कई दफ़ा जब when you give birth, children they trigger you not only actually at birth but also later on. जो आपकी अपनी ज़िंदगी में पॉइंट्स पे like 3 साल में अगर कोई आपके साथ ट्रॉमा हुआ है या कोई ऐसी ज़िंदगी के हालात ऐसे थे 5 साल में 7 से, जब आपके बच्चे उतने सालों में होते हैं ना तो आपकी वो अपनी इंटरनल जो कह लो आपके अपनी ज़िंदगी की चीज़ें जिनसे आप गुज़रे, एक्सपीरियंसेस जिनसे आप गुज़रे होते हो और जो आपके कॉन्शियसली आपके माइंड में नहीं होते हैं, दे गेट एक्टिवेटेड एंड यू आर बाउंड टू समटाइम्स एक्ट दम आउट। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या होता है आपका कपल का रिलेशनशिप। सही। और एक और चीज़ भी दाहिम यहाँ पे इस तरह से है कि जब आप जब आप पेरेंट्स बनते हैं तो फिर आप शायद सिर्फ माँ बाप रह जाते हैं और मियाँ बीवी का रिश्ता कहीं पीछे हो जाता है, और इस चीज़ को साथ साथ बैलेंस आउट करना बहुत मुश्किल है कि कपल टाइम वर्सेस द फैमिली टाइम। तो एक कपल जो है वो अपने टाइम को किस तरह से डिवाइड करे ताकि उनका जो वो कपल भी मेंटेन रहे और जो उनका वो पेरेंट्स वाला रिलेशन है टुवर्ड्स देयर चाइल्ड वो भी मेंटेन रहे। सो एक कपल टाइम और एक इंडिविजुअल टाइम और फिर फैमिली टाइम, तो वो पाई चार्ट को 3 हिस्सों में ऑब्वियसली वो वेरी करेगा कि कभी कोई चीज़ ज़्यादा होगी कभी कोई चीज़ ज़्यादा होगी, बट जब तक आप अपनी सेल्फ केयर नहीं करोगे ना, जब तक आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालोगे, आप दूसरों की केयर नहीं कर सकोगे उस तरह से। तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए, एक आराम से चाय का कप, एक फेवरेट कोई चीज़, कोई किताब पढ़नी है, किसी फ्रेंड से आराम से बात करनी है, क्योंकि ऑनेस्टली जब बेबी आ जाता है तो फिर आप ये कुछ भी आराम से नहीं कर सकते जब तक कोई और बेबी को वॉच ना कर रहा हो। तो एक तो इंडिविजुअल टाइम कपल को कोऑर्डिनेट करना चाहिए एक दूसरे के लिए, और फिर कपल टाइम निकालना चाहिए वो सब चीज़ें जो वो पहले करते थे, बट ऑब्वियसली वो उस तरह से नहीं कर सकते। सो रियलिस्टिकली आपको चीज़ को देखना चाहिए कि आप स्केड्यूल करो थोड़ा सा टाइम कि मतलब ये बच्चे की स्लीपिंग पैटर्न है तो इस पे हम टाइम स्पेंड कर लेंगे। अगर हमने कोई दावत पे जाना है तो हम 3 घंटे के लिए नहीं जाएंगे, हम 1.5 घंटे के लिए चले जाएंगे और हम इस तरह बच्चे को छोड़ देंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर बात कर रहे हो तो आई कांटेक्ट करके एक दूसरे की तरफ देख के बात करो। अगर कोई जिस तरह बीवी को कोई मसला है या शौहर को कोई मसला है, तो पहले किस तरह बात होती थी, पहले भी आप अप्रोच करते थे ना, डेफिनेटली बच्चा आपको कंज्यूम कर लेगा, स्पेशली अगर मदर्स नर्स कर रही हैं तो इट कैन बी अ वेरी कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि आप बच्चे की डिमांड पे यू वर्किंग। तो पहले भी आप बात करते थे ना मियाँ से, तो अब भी आप बात करो, यू टेल दम कि मुझे ये है, सो इवन अगर मैं भूल भी जाऊँ तो मुझे याद कराओ। तो कपल टाइम के लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। डेट नाइट्स बड़ा कॉनी साउंड करता है, बट एक्चुअली दे हेल्प। स्केड्यूलिंग के जुमेरात को लेट्स हैव डिनर टुगेदर, और लेट्स सिट एंड प्ले कार्ड्स टुगेदर, or let's have like a couple friend come to home together। और couple time में देखो आप
थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि मे बी यू कैन गो आउट ऑल द टाइम, यू नो, बट यू कैन इन्वाइट पीपल एट होम. you can watch a movie. वैसे मूवी नहीं मैं इनकरेज करती, इट्स अ वेरी डल कपल टाइम टुगेदर. दोनों बैठे बस देख रहे हैं टीवी को, यू नो, सो इट्स लाइक 3 घंटे भी लगा दिए तो, और यू नो कोई बात भी नहीं की, यू नो. तो फुट मसाज दे दो, बैक रब दे दो, शोल्डर मसाज दे दो 15 मिनट का, यू नो. तो बट ये ज़रूरी है कि स्केड्यूल करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा. कि सब मतलब आप कहना चाह रही हैं कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे से. बिल्कुल बिल्कुल, या सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर फैमिली टाइम तो यू नो द बेबी विल मेक श्योर दैट देयर इज अ फैमिली टाइम हैपनिंग. ठीक है, आई थिंक इसको आज हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और अगले टॉपिक में वी विल डिस्कस मोर थिंग्स. थैंक यू सो मच ताहीम फॉर योर टाइम. इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. अगर आपकी भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी और पेरेंटहुड से रिलेटेड कोई सवालात हैं तो प्लीज़ रीच आउट टू अस ऑन दिल का रिश्ता टॉक फेसबुक ग्रुप. और अगर आप एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जिसके साथ आप ओपनली कम्युनिकेट करें तो प्लीज़ डाउनलोड दिल का रिश्ता ऐप. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.